सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास आज आपकी साइंस की क्लास होगी। सो बस 1 से 2 मिनट में अनुराग सर विल बी लाइव एंड यू हैव टू रेडी वेयर योर हेडफोन्स, टेक योर कॉपी, ओपन योर बुक एंड देन वी हैव टू स्टार्ट आवर क्लास। ओके गाइज, सो अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए। नाउ अनुराग सर इज लाइव। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज शुरू करते हैं अपनी साइंस की क्लास और शुरू करेंगे अपने केमिस्ट्री के चैप्टर से। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो था एसिड बेस और सॉल्ट, क्योंकि उसका वीडियो जो मैंने पहले आपको प्रोवाइड किया था वो आपको शायद क्लियर नहीं हुआ था ज़्यादा, इस वजह से आज आपको चैप्टर पूरा क्लियर किया जाएगा। तो जल्दी से ऐड हो जाइए, फिर क्लास शुरू करते हैं। ओके, और कमेंट में अपनी प्रेजेंट लगाते जाइए बेटा सभी लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर का नाम है सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो अपने चैप्टर हम शुरू करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट। देखो बेटा, सबसे जरूरी बात ये होती है किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय हमें ज़रूरी ये होता है कि उसका बेसिक जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी चैप्टर का बेसिक क्लियर कर लोगे तो वो चैप्टर ऑटोमेटिक 50% से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। कुछ ही चीज़ें रहती हैं वो फिर क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में जान लेते हैं। सॉल्ट का पोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं। और सबसे पहला बेसिक्स इंफॉर्मेशन एसिड और बेस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो अगर एसिड की बात करें, ठीक है, एसिड जो होते हैं टेस्ट में सोर होते हैं। सोर का मतलब होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। और अगर बेस की बात करें तो बेस टेस्ट में होते हैं बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है कि तीखे या कसैले होते हैं स्वाद में, तीखे या कसैले, ठीक है। तो एक ये हो गया एसिड क्या होते हैं, सोर होते हैं और बिटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे एसिड को बोला मैंने सोर होते हैं या बेस होता है बिटर होते हैं, तो ज़रूरी ये नहीं होता है कि सारे ही एसिड आप ये पहचानोगे कि वो खट्टे होते हैं तो हम उसको टेस्ट करके पहचान लें, या बेस को टेस्ट करके पहचान लें, ऐसा नहीं होता है। एसिड और बेस का भी एक फॉर्म होता है जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड बेस, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस जो होते हैं बहुत कोरोसिव होते हैं। ये नेचर में कैसे होते हैं, कोरोसिव। तो ये क्या कर सकते हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सारे एसिड्स को हम टेस्ट करके नहीं पहचान सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो हम उसको ये टेस्ट करके नहीं बता सकते वो एसिड है या बेस है। अच्छा, एक और चीज, अभी तक जो भी हमारी केमिस्ट्री है उसमें 115 केमिकल एलिमेंट्स हैं। 115 केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यही सारे केमिकल्स जो एलिमेंट होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, ये सारे मिल करके बनाते हैं केमिकल कंपाउंड्स। ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स। और इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को हमें अलग अलग पढ़ना होता है, क्लासिफाई करना होता है, एसिड और बेस, ठीक है। तो एक्चुअल में एसिड और बेस होते क्या हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एसिड और बेस जो होते हैं ये होते हैं, एसिड एंड बेस आर द नेचर ऑफ एनी केमिकल। एसिड एंड बेस are the nature of any chemical। एसिड और बेस किसी भी केमिकल का क्या होते हैं, नेचर होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी केमिकल है वो एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है एसिड और बेस से, ठीक है। आगे कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज और जान लेते हैं इसके बारे में, एसिड और बेस के बारे में, कि जो एसिड होते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस ने जो था उन्होंने एक थ्योरी अपनी बताई। वो थ्योरी ये थी आर्हीनियस की कि अगर कोई सब्सटेंस हम लें, ठीक है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस लें,
और उस केमिकल सब्सटेंस को क्या करें, एक्वा सॉल्यूशन बनाए। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है उसे वाटर में डिसॉल्व करना या वाटर में मिक्स करना, जरूरी नहीं डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, वाटर में मिक्स करेंगे। तो वाटर पे मिक्स करने के बाद अगर कोई केमिकल सब्सटेंस H+ आयन देता है, H+ आयन जिसको हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, ठीक है, अगर वो यहाँ पर हम उसको मिक्स करें वाटर में और मिक्स होने के बाद वो डिसोसिएट हो जाए, क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, और डिसोसिएट होने के बाद क्या है H+ आयन से, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो एसिड होगा। ऐसी थ्योरी आर्हेनियस ने दी थी। और बेस के बारे में उन्होंने बताया कि अगर कोई भी हम केमिकल सब्सटेंस लें, ठीक है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस लें, ठीक है, और उस केमिकल सब्सटेंस के लिए हम क्या करें, उसको भी क्या करें, वाटर में मिक्स करें उस केमिकल सब्सटेंस को, और मिक्स करने के बाद जब वो डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होने के बाद वो क्या देगा, OH-। इसको हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी दी थी आर्हेनियस ने कि एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं कि जब हम उन्हें वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या देते हैं, H+ आयंस, और बेसिस ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं कि जब हम उन्हें वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। अच्छा, इसको और डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम कुछ एसिड्स के बारे में, कुछ बेसेस के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, एसिड और बेस की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और पहले एसिड्स की बात करें अगर, तो एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो एडाइबल होते हैं। एडाइबल मतलब जिन्हें हम खा सकते हैं या डेली लाइफ में भी उनका बहुत यूज होता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं लाइक एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, और ये एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में, विनेगर बोले तो सिरका, ठीक है। उसके बाद एक एसिड और बात करें, अभी हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं जो एडाइबल होते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड के बाद अगर हम बात करें तो अगला एक एसिड और होता है, वो होता है सिट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कैसा कहाँ पाया जाता है, ये जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, और लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, इन सारी चीजों में ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड पाया जाता है मिल्क में, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में और पाया जाता है ये कर्ड में, ठीक है। ये भी एडाइबल होता है, ठीक है। और इसके बाद एक हम लोग और जान लेते हैं जो होता है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, ठीक है। ये टार्टेरिक एसिड किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है कच्चे अंगूर में, ग्रेप्स में, ठीक है। और ये पाया जाता है टैमरिंड, इमली में, ठीक है। तो ये हो गया टार्टेरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आता है अगला एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, वो होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। और ये ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टोमेटोज में, ठीक है। टमाटर में ये ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और इसके बाद एक एसिड और आता है, एडाइबल तो नहीं होता है, बोल सकते हैं उसको, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड क्या होता है, देखा होगा कभी आपको चींटी काट लेती है तो क्या होता है, उस जगह पर स्वेलिंग हो जाती है या आपको जलन महसूस होती है, तो जो चींटी का स्टिंग होता है ना, जो डंक होता है उसका, उसमें ये फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो हमारे हाथों में जलन होती है, जो स्वेलिंग आती है, ठीक है, या रैशेज हो जाते हैं, वो इसी की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। लेकिन आपको आपकी 10th की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ना नहीं, ठीक है। बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा अगर आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं पढ़ने हैं। हमें जो पढ़ने हैं 10th में
वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं मिनरल एसिड्स। कौन से एसिड्स? मिनरल एसिड्स। अभी मिनरल एसिड होते ही क्या है, लिख लेते हैं, मिनरल एसिड्स। ठीक है, ये मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं मिनरल्स से, ऐसे एसिड जो प्रिपेयर किए जाते हैं मिनरल्स से। कैसे मिनरल्स? जो पाए जाते हैं अर्थ में, मिनरल्स ऑफ अर्थ। अर्थ के जो मिनरल्स होते हैं, जो अर्थ में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उनसे हम क्या करते हैं? मिनरल एसिड बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमें पढ़ना है, मिनरल एसिड हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम ये जान लेते हैं, कुछ मिनरल एसिड जान लेते हैं। अच्छा, एक डिफरेंस और जान लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक एसिड, और एक अभी अभी आपको बताया है मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड हुआ। तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में डिफरेंस क्या होगा, वो ये जान लेते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, ये हार्मफुल नहीं होते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, मिनरल एसिड की बात करें तो मिनरल एसिड की दो कैटेगरीज होती हैं। दो क्या, एक ही बोले, बाद में उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये कोरेसिव नेचर के होते हैं। कोरेसिव नेचर मतलब हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ मिनरल एसिड्स की अगर हम लोग बात कर लें, वो हो जाएंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये सारे जो एसिड्स हैं ये कैसे हैं? मिनरल एसिड। अच्छा, एक हमारा मिनरल एसिड और है, वो होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी जो होता है वो मिनरल एसिड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इस तरीके से कि जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वो सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नेचर में कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। लेकिन जो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, ये कैसा होता है? ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, ये माइल्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बोल सकते हैं कि वीक एसिड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे एसिड और बेस के बारे में, फिर से वहीं वापस पहुंचते हैं। ठीक है, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे थे, वहीं पे वापस आते हैं। एसिड और बेस, इंट्रोडक्शन दे दिया था, टेस्ट बता दिया था, आर्हेनियस की थ्योरी बता दी थी। आर्हेनियस की थ्योरी क्या थी कि अगर एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो H+ आयंस मिलता था। H+ आयंस मींस हाइड्रोजन आयंस। और अगर बेस को वाटर के साथ मिक्स करते थे तो ये क्या देता था? हाइड्रोक्साइड आ गया, हाइड्रोक्सिल आयन या OH- आयंस। ठीक है, अब कुछ एसिड और बेस के बारे में जान लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं उनके। ठीक है, लाइक कुछ एसिड जो हो गए। अच्छा हाँ, एक बात और, हमें जो 10th में पढ़ना है वो सिर्फ मिनरल एसिड्स के बारे में पढ़ना है। हमें ऑर्गेनिक एसिड्स की स्टडी 10th केमिस्ट्री में नहीं करनी है ऑर्गेनिक एसिड्स की, लेकिन इस चैप्टर में नहीं करके हम लोग उसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जाकर के। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में उसमें काफ़ी सारे यूजेस होगा इसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एसिड्स के कुछ देख लेते हैं। लाइक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया हमारा। ठीक है, और H2CO3 होता है हमारा कार्बोनिक एसिड हो गया। ठीक है, और H3PO4 होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। नाम ध्यान रखिएगा अगर नहीं याद हो आपको। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से बेसिस के एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। ठीक है, जो हमें पढ़ रहे हैं, बेसिस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हो गए बेसिस के।
ठीक है। तो अब हम इसको और गहराई से पढ़ लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले H2SO4 को लेंगे, ठीक है, H2SO4। और आर्हेनियस की थ्योरी को याद करिए, अभी जो मैंने बताया था कि अगर एसिड्स जो होते हैं वाटर में मिक्स करें तो क्या देते हैं, H+ आयंस, तो मिक्स करते हैं वाटर पे, ठीक है। तो आप लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या देगा, H+ आयंस और SO4-2 या 2- लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर हम लोग बात करें HCl की बात कर लें, जैसे HCl को लीजिए, ठीक है, HCl लिया, इसको क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, H+ और Cl-, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करिए और मिक्स करेंगे तो ये भी क्या होगा, H+ और NO3- से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये वाटर में जैसे ही हमने इनको मिक्स किया तो ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब एक चीज आप बहुत ध्यान से देखिए कि जैसे ही हमने एसिड्स को क्या किया, वाटर में मिक्स किया, वो डिसोसिएट हुए और डिसोसिएट होकर के किस में चेंज हो गए, H+ और अपने सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो हमें ये क्लियर हो गई कि जितने भी एसिड हो रहे हैं अपने वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो सारे क्या दे रहे हैं, H+ आयंस। तो यहाँ पर आर्हेनियस की थ्योरी क्या हो रही है, जस्टिफाई हो रही है कि एसिड्स क्या होते हैं, अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देते हैं, ठीक है। अब हम बेसिस के बारे में यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बेस की बात करें NaOH, ठीक है, इसको जब हम वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है, डिसोसिएट होगा और क्या देगा, Na+ और OH-, ठीक है। या हम बात कर लें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, K+ और OH-, ठीक है। यहाँ पर भी आप एक चीज ध्यान से देख रहे हो कि जब ये वाटर में मिक्स कर रहा है, डिसोसिएट होकर के क्या बना रहा है, OH- आयंस। तो जितने भी एसिड होंगे वो वाटर में मिक्स होकर के क्या देंगे, H+ आयंस, और जितने भी बेस होंगे वो सारे क्या देंगे, OH- आयंस। आप अच्छी चीज और भी देख रहे होगे, जैसे बेसिस जो होते हैं डिसोसिएट होकर के OH- आयंस देते हैं ना, आप कोई भी बेस पढ़ लेना, उसके लास्ट में देखो ये OH आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए एसिड और बेस, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में, ठीक है, कैसे कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और वीक कैसे हो जाता है वो, ठीक है। यह कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हटा रहे हैं, टाइम देखिए करिए ना। अच्छा कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे वो होता है HCl, H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लें वीक एसिड की, ठीक है, तो वीक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड हो गए जैसे जो हम लोगों ने पढ़ा था, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ये सारे क्या हो गए, वीक एसिड हो गए, ठीक है। होते कैसे हैं स्ट्रॉन्ग और कैसे होते हैं वीक, तो देखना बेटा, जब किसी भी एसिड को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, कोई भी एसिड होगा जब आप उसको वाटर में क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना वो क्या करते हैं, दे फॉर्म मोर H+ आयंस। वो क्या करते हैं, H+ आयंस ज्यादा फॉर्म करते हैं, मतलब डिसोसिएट होते हैं, H+ आयंस क्या करते हैं, ज्यादा फॉर्म करते हैं। और जो वीक एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे फॉर्म
लेस H+ आयंस, ठीक है, दे फॉर्म लेस H+ आयंस, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वीक एसिड्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिसोसिएट नहीं होते हैं ज़्यादा, इनके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते हैं ज़्यादा, ठीक है। और जो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिसोसिएट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको फिर से एक एग्जांपल से हम लोग जान लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए, जैसे हम लोगों ने कोई वीक एसिड लिया, ठीक है, या सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, उसके हमने 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। और क्या होगा जब हम उसे डिसोसिएट करेंगे, मतलब डिसोसिएट का मतलब होता है वाटर में मिक्स करेंगे तो वो डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होने के बाद क्या करेगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट क्या होगा, डिसोसिएट होगा, और H+ आयंस क्या होंगे, ज़्यादा फॉर्म होंगे, H+ आयंस ज़्यादा फॉर्म होंगे, ठीक है। मतलब इसका मोर देन 50% पार्ट इसका डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा वो डिसोसिएट होगा उतने ही ज़्यादा H+ आयंस और उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और अगर हम वीक एसिड की बात करें तो जैसे हमने जो वीक एसिड है उसके 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, कोई भी वीक एसिड है उसके 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए और उसको जब वाटर में मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, ये लेस H+ आयंस फॉर्म करेंगे। और क्यों करेंगे, जैसे हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो इसका सिर्फ 30% पार्ट ही क्या होता है, डिसोसिएट होता है, जो वीक एसिड होते हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये, ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है 30% पार्ट ही डिसोसिएट होता है, उससे ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, ये H+ आयंस कम बनाते हैं, और जब H+ आयंस कम फॉर्म होंगे, लेस फॉर्म होंगे, तो क्या होगा, वो वीक एसिड होगा। और अगर नंबर ऑफ H+ आयंस ज़्यादा हैं तो वो कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा H+ आयंस, जितने ज़्यादा H+ आयंस उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितने कम H+ आयंस उतना ही वीक एसिड, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर हटा करके स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। स्टार्ट जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते थे फिर से जान लेते हैं। जो जितने ज्यादा H+ आयंस उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग, और जितने कम H+ आयंस उतना ही वीक एसिड, ठीक है। तो ये एसिड, सॉरी, ये बेसिस के बारे में हो गया, और सॉरी एसिड्स के बारे में हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग जान लेते हैं बेसिस के बारे में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, क्या करेंगे, सिंपल सा सेम थ्योरी एसिड वाली होगी। दे फॉर्म मोर हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयंस, मतलब ऐसे बेस, ठीक है, जिनको हम क्या करेंगे, अगर वाटर में मिक्स करें और क्या करें, अगर वो
ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करें तो वो बेसेस कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और वीक बेस की बात करें तो ये क्या करते हैं, दे फॉर्म लेस हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, लेस हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करते हैं जब वाटर में मिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम इनको क्या करें और वाटर में मिक्स करें, कोई सॉल्यूशन बनाएं तो डिसोसिएट बहुत कम होते हैं, मतलब लेस OH माइनस आयन फॉर्म होंगे और ऐसे बेसिस क्या कहलाते हैं, वीक बेसिस। सेम थ्योरी ऐसी जैसी है, ठीक है। जितने ज़्यादा OH माइनस आयंस, जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस, और जितने कम हाइड्रोक्सिल आयन उतना वीक बेस, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे एसिड और बेस की, ठीक है। अब इसको फिर से रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ये एसिड और बेस का एक इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम लोग एक चीज और जान लेंगे। अभी हम लोगों ने ये बताया था, हमने आपको कि एसिड जो होते हैं, एसिड जो होते हैं ये क्या करते हैं, जब वाटर में हम इनको मिक्स करते हैं डिसोसिएट होते हैं और H+ आयंस देते हैं, ठीक है। लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि एसिड H+ आयंस ही दे। ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ ऐड हो जाते हैं और ऐड होकर के H3O+ आयंस, इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी फॉर्म करते हैं। तो अगर हमें कहीं हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस दिखती है तो वो क्या होंगे, तभी वो एसिड ही होंगे। जरूरी नहीं है कि H+ आयंस हो तभी वो एसिड हो, अगर हाइड्रोनियम आयन है तभी वो एसिड होगा। कैसे होता है, अच्छा जान लेते हैं। जैसे वाटर की बात करें, ठीक है, जैसे वाटर की बात करें, ठीक है, जब वाटर डिसोसिएट होगा, स्प्लिट होगा, तो क्या बनाएगा, H+ और OH-, ठीक है। वाटर में हम क्या करें, किसी एसिड को मिक्स कर दें, ठीक है। एसिड को मिक्स करने पे क्या होगा, वो भी H+ आयन देगा, ठीक है। तो ये ऐड होकर के क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं। जैसे प्योर वाटर की बात करें, तो वाटर क्या होता है, अगर ये डिसोसिएट हो तो ये क्या बनाता है, H+ और OH-। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। जैसे वाटर है, वाटर अगर हमने मान लीजिए वाटर के 100 मॉलिक्यूल्स ली, ठीक है, तो ये इक्वल अमाउंट में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये 50 H+ आयंस और 50 OH- आयंस। इसलिए जो बोलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो होता है इसी वजह से क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ H+ आयंस और नंबर ऑफ OH- आयंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
इस वजह से क्या होता है, वाटर ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ H प्लस आयंस और नंबर ऑफ H माइनस आयंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब कैसे ये एसिडिक और कैसे ये बेसिक बनता है, इस चीज को हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया कि जैसे वाटर के 100 मॉलिक्यूल्स लिए, डिसोसिएट हुआ 50-50 में, 50 H प्लस 50 OH माइनस आयंस। ठीक है, अब मानिए हम लोग एक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी, जैसे HCl ले लिया। ठीक है, अब इस HCl को क्या किया, वाटर में मिक्स किया। ठीक है, मिक्स करने पे क्या हुआ, H प्लस और Cl माइनस आयन फॉर्म हुए। ठीक है, अब जैसे हमने वाटर में मिक्स किया था तो वाटर के पास तो अपने पहले ही H प्लस आयंस थे। ठीक है, दूसरा जब एसिड गया तो एसिड ने भी क्या फॉर्म किया, H प्लस आयंस। तो अब नंबर ऑफ H प्लस आयंस क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। और जैसे ही नंबर ऑफ H प्लस आयंस ज्यादा होंगे, जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, सेम फिनोमेना जो होता है बेसिस में ही होगा। जैसे अगर हम वाटर लें, फिर से वही 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के लें, डिसोसिएट होगा किसमें, H प्लस में और OH माइनस आयन में, हाइड्रोक्सिल आयन में। ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयन और नंबर ऑफ OH माइनस आयन इक्वल होते हैं, इसलिए कैसा होगा, नेचर में न्यूट्रल होगा वाटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई भी बेस ले लेते हैं। ठीक है, बेस जैसे कि KOH। ठीक है, इसको हम वाटर में मिक्स करेंगे, को सॉल्यूशन लेंगे इसका, तो ये क्या बनाएगा, K प्लस और OH माइनस आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब देखना जब ये वाटर मिक्स होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे, तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और ऊपर वाली कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से देख लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास ज्वाइन करें, सेंट पीटर्स वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे हम बढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि कोई भी एसिड हो, ठीक है, कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो, तो जब वो अपने प्योर फॉर्म में होता है, कोई भी एसिड या बेस अपने प्योर फॉर्म में होता है, तो वो कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड बेस। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस। ठीक है, जब कोई भी एसिड या बेस अपनी प्योर फॉर्म में होता है तो वो क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड बेस। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्या करना हो, हम क्या करें, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दें। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या करते हैं, इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो यही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, जैसे कोई वाटर एसिड है, ठीक है, एसिड में क्या करेंगे, सीधे वाटर डालेंगे, ये प्रोसेस हो जाएगा गलत। ठीक है, हमें करना क्या होगा, ठीक है, हमें करना ये होगा कि हम एक बीकर में क्या लेंगे, एक बीकर में या ग्लास में वाटर ले लेंगे, पानी ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, एसिड का बहुत थोड़ा सा अमाउंट इसमें हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। फिर क्या करेंगे, एक ग्लास ट्यूब की हेल्प से इसको क्या करेंगे, स्टिर करेंगे, इसको घुमाएं, हिलाएंगे। ठीक है, इसको शेक करेंगे, तो क्या होगा, वो एसिड इस वाटर में मिक्स होगा। ठीक है, और
ध्यान दीजिएगा कि आपको एसिड की बहुत ज्यादा क्वांटिटी इसमें नहीं डाल देनी है। अगर आप एसिड एकदम से इसमें डाल दोगे इस तरह, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्प्लैश होगा, ठीक है, आप क्या हो सकता है, इससे आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, तो नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। इसलिए एसिड की बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें डालनी है और उसको स्टेर करते रहना है, उसको स्टेर करते रहना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस कहलाता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। सेम प्रोसेस बेस के लिए भी होता है। अगर आपको बेस को डाइल्यूट करना है तो बेस वाटर में क्या करना होगा, बेस का थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते जाइए, उसको स्टिर करते रहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइल्यूशन ऑफ बेस, ठीक है। तो प्योर फॉर्म में कोई एसिड या प्योर फॉर्म में कोई बेस होगा तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस कहेंगे, और जब हम उसे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स कर देंगे तो वही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या वही कॉन्सेंट्रेटेड बेस क्या कहलाएगा, वो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से जो होता है एसिड और बेस का बेसिक पोर्शन खत्म होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एसिड और बेस का क्या होता है, बेसिक पोर्शन पूरा खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इन्हीं एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए आगे एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स व्हिच हेल्प्स टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। क्या होते हैं, इंडिकेटर आर दोज सब्सटेंसेस, ठीक है। और ये बोल सकते हैं इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, chemicals which helps to detect the nature of any chemical substance, which helps to detect the nature of any chemical substance। जो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का नेचर बताने में हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिटमस के बारे में, ठीक है। लिटमस, ठीक है। लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर बोलते हैं इसको, ठीक है। लिटमस पेपर होता है क्या, लिटमस पेपर बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं इसकी, ठीक है, इजीली अवेलेबल होती है मार्केट्स में, ठीक है। तो इसका हम एसिड और बेस के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे या चेंज देखेंगे कि एसिड और बेस के साथ क्या चेंज करता है, ठीक है। तो अगर हमें एसिड की प्रेजेंस जाननी है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमें ये जानना है वो एसिड है या बेस है, तो एसिड को चेक करने के लिए हम क्या लेंगे, एसिड को चेक करने के लिए हम लेंगे ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। और उस ब्लू लिटमस पेपर पर अगर हम क्या करें, उसको एसिड में डिप करें, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करें, तो वो ब्लू लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर बेस की बात करें, ठीक है, तो बेस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कैसा लिटमस पेपर लेते हैं, रेड लिटमस पेपर, ठीक है। और जब ये किसी बेस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तब ये रेड लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाता है, ब्लू में, ठीक है।
तो एसिड जो होता है वो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है, रेड में, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है, ब्लू में। जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसके बाद और भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मेरे पास नोट्स हैं आपके लिए, ठीक है, फिर हम उनसे जानते हैं आगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये लिटमस हो गया, ठीक है। लिटमस क्या होते हैं, फॉर एसिड ये क्या हो जाते हैं, फॉर एसिड ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इन रेड एंड फॉर बेस रेड लिटमस पेपर टर्न्स इन ब्लू, ठीक है। तो ये होता है लिटमस के साथ एसिड और बेस का रिएक्शन, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग फिर जानते हैं एक और इंडिकेटर के बारे में, ठीक है, वो है टर्मेरिक। टर्मेरिक को हिंदी में हल्दी बोलते हैं, ठीक है। उसका एसिड और बेस के साथ क्या चेंजमेंट आता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। टर्मेरिक, ठीक है, टर्मेरिक हल्दी। सुना होगा आपने ऐड विको टर्मेरिक नहीं कॉस्मेटिक, तो ये विको टर्मेरिक वही है, हल्दी, ठीक है। जैसे सर ने बताया आपको हल्दी के बारे में बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं टर्मरिक क्या करता है, रिएक्शन कैसे देता है एसिड और बेस के साथ। तो फॉर एसिड अगर हम टर्मरिक में, हल्दी में एसिड को मिक्स करें तो वहां पर कैसा चेंज दिखाई देगा हमें, नो चेंज। कलर में या स्टेट में, ऑर्डर में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी टर्मरिक को हम क्या करें, फॉर बेस के लिए चेक करें, तो बेस को जैसे ही मिक्स करते हैं टर्मरिक में तो क्या होता है, ये चेंज कर देती है अपना कलर और चेंज होकर के इसमें टर्न हो जाती है रेड कलर में, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको दिखा दें। जैसे आप लोग घरों में क्या करते हैं, कभी टीका बनाते हैं, तो टीका बनाने में हम लोग क्या करते हैं, में क्या करते हैं, हल्दी को मिक्स करते हैं। तो जो चूना होता है ना, उस चूने को बोलते हैं स्लेट। वो स्लेट लाइन जैसे ही टर्मरिक के कांटेक्ट में आता है तो टर्मरिक क्या हो गई, इंडिकेटर, और जो हमारा स्लेट लाइन चूना हो गया वो क्या होता है, बहुत अच्छा बेस होता है, ठीक है। दोनों कांटेक्ट में आकर के कैसा कलर बना लेते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। और एक बहुत अच्छी बात आपको बता दी जाए, जो टर्मरिक होती है ये नेचुरल इंडिकेटर होती है। टर्मरिक जो होती है वो नेचुरल इंडिकेटर होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगला जो इंडिकेटर है हमारे पास, ठीक है, वो है मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि मेथिल ऑरेंज है, तो इसका ओरिजिनल कलर जो होता है इसका वो ऑरेंज ही होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऑरेंज। तो अब ये एसिड और बेस में कैसे चेंज देगा, तो हम लोग पहले एसिड्स के लिए जान लेते हैं। फॉर एसिड्स एसिड को क्या करता है, जब एसिड मेथिल ऑरेंज के कांटेक्ट में आता है तो वो टर्न्स रेड कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो बेस होता है, ठीक है, बेस, फॉर बेस, तो बेस जो होता है वो जब इसके कांटेक्ट में आता है वो टर्न्स इन येलो कलर, वो चेंज हो जाता है येलो कलर में, ठीक है। इसके लिए ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या है वो देखिए जरा, वो होती है माई एप्पल इज रेड, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, ठीक है। बेटा ऐसी जो ट्रिक्स होती है इन्हें हम लोग निमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है, जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने में बहुत मदद करती हैं, ठीक है। तो उसको समझते हैं कैसे, जैसे कि किसके बारे में पढ़ रहे थे, मेथिल ऑरेंज के बारे में। तो ये हो गया मेथिल ऑरेंज, ए से हो गया एसिड। तो मेथिल ऑरेंज क्या करता है, एसिड को चेंज कर देता है रेड कलर में, ठीक है। एंड बनाना, दिस स्टैंड फॉर बेस, और बेस को ये चेंज कर देता है येलो कलर में, ठीक है। माय एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, मतलब मेथिल ऑरेंज। सर वेट, अन्विता इज क्वेश्चनिंग, सर कैन वी मेक टर्मेरिक पेपर by ourselves? No,
कांट मेक द टर्मरिक, टर्मरिक पेपर बटन नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप टर्मरिक को पेपर बनाओगे तो उसके लिए करना क्या होगा, पेपर फॉर्म में वो आ ही नहीं सकता, आप उसको सॉलिड फॉर्म में बना सकते हो। जैसे आपने हल्दी को देखा होगा तो पाउडर फॉर्म में भी आती है और सॉलिड फॉर्म में भी आती है। तो सॉलिड फॉर्म भी जो होती है टर्मरिक की, वो उसकी नेचुरल फॉर्म होती है, उसमें और भी कुछ मिक्स नहीं होता है। और अगर हम उसे पेपर फॉर्म में बनाएंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें और भी केमिकल सब्सटेंस कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा ऐड करेंगे तो फिर वो नेचुरल इंडिकेटर नहीं रह जाएगी टर्मरिक, और फिर चेंज नहीं हो पाएगा। इस वजह से टर्मरिक का पेपर बनाना मुश्किल है। So Anvita, did you get your answer? Say yes or no on at comment box. और आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और भी क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़े। जल्दी से आप इसको देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो हाँ आपका क्वेश्चन जो था, टर्मरिक जो है वो नेचुरल फॉर्म में रहती है, तो उसका पाउडर फॉर्म या सॉलिड फॉर्म। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो दे कैन और आस्क। कोई भी स्टूडेंट हो तो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपकी क्लास अभी और चलेगी तो आपके जितने भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया मेथिल ऑरेंज के बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो सबसे पहला इंडिकेटर हम लोगों ने लिटमस का देखा, लिटमस के बाद हम लोगों ने जाना टर्मरिक, और टर्मरिक के बाद मेथिल ऑरेंज। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग और बढ़ते हैं और एक और इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगला जो आपका इंडिकेटर है वो है फिनोल्फथलीन। अगला जो आपका है वो है फिनोल्फथलीन। ठीक है, ये जो फिनोल्फथलीन होता है, ठीक है, ये लिक्विड सॉल्यूशन में होता है और ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये कैसे चेंज करता है एसिड और बेस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे फॉर एसिड। ठीक है, एसिड में क्या होता है, एसिड में कोई भी चेंज नहीं देता है, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। ठीक है, और बेस के लिए हम लोग जान लेते हैं फॉर बेस। तो बेस को यह क्या कर देता है, बेस जो है वो टर्न हो जाता है पिंक कलर में, इसमें चेंज हो जाता है पिंक कलर में। ठीक है, तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते थे, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या होते थे, बाकी केमिकल सब्सटेंसेस जो होते थे, क्या बोल सकते हैं, ये ऐसे इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते थे जो हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करते थे बाकी केमिकल सब्सटेंस का नेचर। और नेचर क्या होता है, सबसे पहले हमने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया था एसिड और बेस क्या होते हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का नेचर होते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पीएच पेपर। ठीक है, पीएच में हम लोगों ने क्या किया, फॉर एसिड हम लोगों ने कैसा पेपर लिया है, पीएच, या इसको लिटमस पेपर भी बोलते हैं, सॉरी लिटमस। ठीक है, लिटमस। तो फॉर एसिड हम लोगों ने ब्लू लिटमस पेपर लिया और वो चेंज किस में हो गया, रेड में। ठीक है, फॉर बेस, बेस के लिए हम लोगों ने कैसे लिटमस पेपर लिया, रेड, और वो चेंज किस में हो गया, ब्लू में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आए नेचुरल इंडिकेटर किस पे, टर्मेरिक पे। टर्मेरिक क्या करता था, एसिड के साथ उसने क्या किया, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं दिया। एसिड के साथ उसने कोई भी चेंज नहीं दिया, और बेस के साथ उसने चेंज दिया इन कलर, और कैसा कर दिया बेस को, रेड कलर का कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए मेथिल ऑरेंज पे। मेथिल ऑरेंज पे
और मेथिल ऑरेंज ने क्या किया, मेथिल ऑरेंज ने एसिड को चेंज किया रेड कलर में और बेस को किसमें करा, येलो कलर में, ठीक है। और सबसे लास्ट का जो हमारा इंडिकेटर था वो था फिनोल्फथलीन। तो फिनोल्फथलीन ने क्या किया, फॉर एसिड उसने कोई भी चेंज नहीं दिया और फॉर बेस उसने क्या कर दिया, बेस को पिंक कलर में चेंज कर दिया। और अगर हम फिनोल्फथलीन के कलर की बात करें तो ये इसका जो कलर होता है कलरलेस होता है, फिनोल्फथलीन का खुद का भी कोई कलर नहीं होता है। और जो मेथिल ऑरेंज था उसका कलर कैसा होता था, ऑरेंज कलर का होता था, ठीक है। सो यहाँ से जो आपका पोर्शन होता है एसिड बेस का, और एसिड बेस को पहचानते कैसे हैं, इंडिकेटर्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को पढ़ने से पहले हम लोग एक इंडिकेटर और जान लेते हैं जो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पे जाएंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है बेटा, अभी तक आपने जितने भी इंडिकेटर पढ़े, ठीक है, वो चाहे लिटमस पेपर हो, टर्मरिक हो, मेथिल ऑरेंज हो या फिनोल्फथलीन हो, वो सब क्या करते थे, चेंज इन कलर शो करते थे। सर यासिर इज क्वेश्चनिंग, Yes. सर ये इंडिकेटर कंसंट्रेटेड एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होते, इसके बारे में बताइए। ये इंडिकेटर्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होते। अच्छा, तो बेटा अगर जैसे इंडिकेटर्स, जैसे हमने बताया इंडिकेटर्स क्या होते थे, जैसे इसकी बात कर लें हम लोग, टर्मरिक की बात कर लें, ठीक है। आप एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट कर लो, अगर आपके घर पे आपके पास टर्मरिक होगी और आपके पास घर में लेमन भी अवेलेबल होगा, आप क्या करिए, टर्मरिक लीजिए और उसमें लेमन मिक्स कर दीजिए, आप देखोगे कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेमन मीन्स नींबू, ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। या हम बात कर लें किसकी, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, फिनोल्फथलीन की बात कर लेते हैं। फिनोल्फथलीन खुद में एक लिक्विड होता है, तो बेटा उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा वो एसिड या बेस उस लिक्विड को। क्या, जैसे हम बात करें जैसे वाटर होता है, तो वाटर में अगर हम किसी एसिड को डालें तो क्या वो वाटर को डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन वहां पर एक चीज होती है, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। और दूसरे बहुत अच्छी चीज जो तुमने पूछी थी उसका जवाब ये भी है, जैसे तुमने बोला, जैसे हम पीएच पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीएच पेपर जो है वो एसिड या बेस से डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता है, तो बेटा जब हम टेस्ट करेंगे लिटमस का या पीएच का, जैसे हम लिटमस का टेस्ट करें, ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना कि हम लिटमस पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ही डालें, लिटमस में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ही डालें। हमें तो सिर्फ ये प्रेजेंस चेक करनी है कि वो जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए हम जरूरी नहीं है कि एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ही ले, हम एसिड का डाइल्यूट फॉर्म लेकर के भी तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रही डिस्ट्रॉय करने की बात, यह क्वेश्चन तुम्हारा ये और उठेगा कि सर हम बोले कि डाइल्यूट एसिड से ही हम क्यों चेक करें या डाइल्यूट बेस से ही क्यों चेक करें। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम इस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे पीएच पेपर के बारे में, पीएच पेपर के बारे में, ठीक है। तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में या क्लास का जो ग्रुप बना है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो हम लोग चल रहे थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरफ, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक के जो इंडिकेटर्स पढ़े थे वो इंडिकेटर कैसे थे, वो चेंज इन कलर शो करते थे, चेंज इन कलर शो करते थे। लेकिन ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये होते हैं, ये चेंज करते हैं, चेंज इन ओडर, ODOUR, ओडर और स्मेल, ठीक है। ओडर या स्मेल को चेंज करते हैं, वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स जो कलर में चेंजमेंट ना शो करके ओडर या स्मेल में चेंज शो करते हैं, वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लाइक
जैसे हमारे घर में ओनियन होता है, ओनियन प्याज, या क्लोव की बात कर लें, लौंग हो गया, या वनीला की बात कर लें, वनीला आइसक्रीम भी आती है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, अगर जैसे हम ओनियन की बात करें, ठीक है, ओनियन का पेस्ट बना लो और उसको एक बार एसिड में मिक्स करो, एक बार उसी पेस्ट को किसमें भी मिक्स करो, बेस में, तो एसिड के साथ वो जो ओनियन होगा एक अलग स्मेल देगा और बेस के साथ वही ओनियन एक अलग स्मेल देगा। कल की जो क्लास होगी वो हम आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इससे सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ाएंगे और यूनिवर्सल इंडिकेटर को पढ़ाने से पहले आपका ये एक्सपेरिमेंट भी करा देंगे, ठीक है। इसके लिए जो जो जरूरी चीजें होंगी मैं आपको क्लास ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक है। तो कल हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो कलर में चेंजमेंट ना शो करके वो ऑडर या स्मेल में चेंज शो करते हैं, ठीक है। तो अभी तक इतना टॉपिक खत्म हुआ। अब कल हमें पढ़ना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे जो स्मेल में चेंज शो करता है। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा सॉल्ट का पोर्शन आएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप क्लास ग्रुप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। सो आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी।